रमेश ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए। मनीष के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। एक दिन, क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती हूँ। मुझे झूठ बोल रहा है तू, ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। मुझे तो बस ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं मेरे इकलौते बेटे की शादी में कोई मसला ना हो जाए। हम इधर अपने बेटे के साथ शहर में आके कुछ रह तो लेते हैं, पर हमारे रीति रिवाज सब गांव के हैं और मेरा तो इधर जी भी नहीं। तू चिंता ना कर। तुझे पता है, कौशल्या ने भी अपने बेटे की शादी शहर की मॉडर्न और फरफर अंग्रेजी बोलने वाली बहू लाई है और वो बड़े अच्छे से अपने घर को संभाल भी रही है। विमला की बातें सुनकर कोकिला थोड़ी शांत हो गई, पर उसे अपने बेटे के लिए अपने ही गांव की लड़की लानी थी, लेकिन उसने किस्मत से समझौता कर लिया। उधर दूसरी तरफ रमेश को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और रमेश मधु से शादी करके उसे अपने गांव ले आया। शादी के अगले दिन बहू की पहली रसोई थी। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना खाना चाहते थे। तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती होगी, लेकिन अब तुम्हें यही सब करना होगा और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। अरे रमला, तूने अपनी बहू को देसी खाना बनाने को कह तो दिया है, पर क्या वो बना पाएगी? शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी भाभी जी बनाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, अब मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाती है और बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है। कोकिला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। विमला, जाके तो देख बहू को खाना तैयार करने में कितनी देर है। पर मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी, मैं सोच रही थी पहली रसोई में खाना बना ही रही हूँ तो क्यों ना खीर बना लूं, क्योंकि हर सुबह काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? भाभी, मधु आप तो बहुत ही समझदार है, इसको चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। हाँ, क्योंकि मेरी दादी ना, जब मैं छोटी थी तो दादी जब खाना बनाती थी तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई, और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या? फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी, हम बस फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी है और वो हमें सिखा देता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। रामू और उसकी पत्नी काव्या के 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपने अलग अलग मकान में रहते थे। रामू और उसकी पत्नी बारी बारी दोनों बेटों के घर रहने जाते थे। बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी का नाम अंजलि था। बड़ी बहू बहुत ही नकचिड़ी और बुरे स्वभाव वाली थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही नरम दिल और प्यार करने वाली थी। आज रामू और उसकी पत्नी काव्या बड़ी बहू के घर आए थे, जिनके आते ही बड़ी बहू ने मुंह बना लिया था। आ गए आप दोनों? ऐसा लगता है जैसे कल ही आप यहाँ से गए थे और अब वापस भी आ गए। हाँ, मेरा मतलब, हाँ, अच्छा ही किया आप आ गए। अरे क्या ओल पोल बोल रही हो? माता पिता को अंदर लेकर जाओ, बहुत सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम ठीक हैं। हाँ, तो मैंने रोका थोड़ी है। माँ जी और पिताजी को अपना कमरा तो पता ही है ना,
वहां चले जाएं। मैंने कौन सा वहां लॉक लगा रखा है? इससे पहले कोई और बात हो, काव्या और रामू कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि कमरे की हालत तो बहुत खराब है। हर जगह मट्टी लगी थी, जैसे किसी ने इतने दिन सफाई की ही ना हो। तभी रामू खांसने लगता है। मैं अभी जाकर काम वाली से कह देती हूँ, वो कमरा साफ कर देगी। काव्या जाकर काम वाली को बुला लाती है और उसके साथ मिलकर कमरा साफ करने लगती है। पीछे से सुमन भी आ जाती है। काम वाली को अपनी सास का कमरा साफ करते देख सुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे कलमुही, यहाँ क्या कर रही है? तुझे पैसे क्या मुफ्त के देती हूँ? इतना सब काम छोड़कर यहाँ पर लगी हुई है। छोटी मोटी सफाई तो माँ जी खुद ही कर लेंगी। बाहर जो इतना सारा काम पड़ा है वो कौन खत्म करेगा? सुमन को इतना गुस्से में देख सास काम वाली को जाने को कहती है और कमरा साफ करने लग जाती है। रामू सब कुछ देख रहा था, मगर वो खामोश ही रहता है। अगले दिन सास सुबह रसोई में चाय बनाने जाती है। वो जैसे ही चाय बनाकर ले जाने लगती है तो उसकी बहू सुमन आ जाती है। माँ जी, आप सुबह सुबह रसोई में? हाँ बेटा, काफी देर हो गई थी, दिन चढ़ने को है। तुझे तो पता है ना कि सुबह चाय नाश्ता जल्दी करने की आदत है, तो सोचा खुद ही बना लूं चाय। माँ जी देखिए, ये आपका घर तो है नहीं जहाँ आपकी चलेगी। समझ रही हूँ कि आप मुझे देर से उठने का ताना दे रही हैं। न जाने सारी सासें एक जैसे क्यों होती है। खैर, आप यहाँ से जाइए, मैं नाश्ता बनाकर भिजवा दूंगी। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, तू गलत समझ रही है। अच्छा, नाश्ता कौन बनाता है? नाश्ता भी मासी बनाती हैं। मैं तो गर्मी में खड़ी होकर काम नहीं कर सकती, इसलिए सारा काम मासी ही करती हैं। खाने के लिए अलग मासी आती हैं। अभी 11 बजने वाले हैं, वो आती ही होगी। आप जाइए यहाँ से। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहिए। बेटा, तुम भले ही सारा काम मासियों से करवाओ, मगर रसोई खुद देखा करो। क्योंकि कल ही खाने में भी बहुत नमक था। रोटी मोटी और जली हुई बनी हुई थी, तभी मैं सोचूं कि बहू तो ऐसा खाना नहीं बनाती थी। सुमन बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। सास को अपनी बहू का ये व्यवहार देखकर बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो खामोश रहती है और चाय लेके अपने पति के साथ चाय पीने बैठ जाती। थोड़ी ही देर में उसकी बहू सुमन वहां जाती है। माँ जी, जरा मेरे कमरे में आइएगा। ऐसा कहकर वहां से वो चली जाती है। रामू को बुरा लगता है जिस तरह बहू ने सास को बुलाया था। ये क्या बात हुई? बहू तुम्हें कैसे बुला रही? जैसे तुम हो कोई नौकरानी। आने दो जरा विक्रम को, करता हूँ बात। नहीं, रहने दीजिए, बेवजह दोनों की लड़ाई होगी। मैं सुनाती हूँ बहू की बात। सास उठकर बहू के कमरे में चली जाती है, जहाँ वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। माँ जी, आप कह रही थी ना कि एक मासी काम सही नहीं करती, खाना सही से नहीं बनाती। मैंने आपकी बात मान ली है। ये तो अच्छी बात है बेटा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब से आप खाना बनाएंगी और देखना, विक्रम को भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है और मैं भी खा ही लूंगी, ठीक है ना? तो जाकर आप रसोई में दिन के खाने की तैयारी करिए। सास बहू की बात सुनकर हैरान हो जाती है, मगर खामोशी से रसोई में जाकर दिन के खाने की तैयारी करने लगती है और अब रोज सास ही खाना बनाती है। ऐसे ही बहू सारे काम अपनी सास से करवाती और हर काम में कमी निकालती, जिससे सास को बहुत दुख हो सके। बहुत ढीठ हैं ये दोनों, इतना तंग करने के बावजूद भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे जान छूटेगी? ये सब बातें उसका ससुर सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है। सामान बांधो तुम, यहाँ से जा रहे हैं हम अभी और इसी समय। अरे हुआ क्या है, आप बताएंगे मुझे?
तुमसे जितना कहा है उतना करो। सास खामोशी से सामान बांध लेती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये छोटे के घर वाला रास्ता नहीं लग रहा है जी। हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। काव्या अपने पति की बात से सहमत हो जाती है और वो दोनों वृंदावन आश्रम में रहने चले जाते हैं। दूसरी ओर छोटी बहू तक ये बात पहुंच जाती है कि माँ और पिताजी सुमन के घर से जा चुके हैं। वो ये बात जानकर बहुत बेचैन सी हो जाती है। ना जाने माँ और पिताजी कहाँ चले गए हैं, वो घर नहीं आए। जैसे ही काम वाली आती है मैं उसके साथ जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। आप भी आकर ढूंढिए ना। अंजलि जैसे ही फोन रखती है उसकी काम वाली मासी भी वहां आ जाती है। दीदी, मैंने रास्ते में बड़े साहब और माँ जी को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा था। वो अपना सामान भी साथ में लेकर जा रहे थे। क्या? वृद्धाश्रम? अंजलि तुरंत ही मासी के साथ वृद्धाश्रम चली जाती है और अपने सास ससुर को घर ले आती है और बहुत रोती है। माँ जी, पिताजी, आप मेरे होते हुए वृद्धाश्रम क्यों गए? क्या मैंने आपके साथ कभी दुर्व्यवहार किया? मेरे लिए आप मेरे माँ और पिताजी जैसे हैं। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। अगर आप मुझसे नाराज है तो मैं आपके पाँव पकड़कर माफी मांगती हूँ, मगर आप आइंदा ये सब मत कीजिएगा। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? तुमसे कभी नाराज नहीं हुए हैं हम। बड़ी बहू के व्यवहार से हमारा दिल टूट गया था। सोचा कि हम किसी पर बोझ ना बने। माँ जी, पिताजी, आप मेरे लिए कभी बोझ नहीं हैं। मेरे सर पर आपका साया ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सुमन दीदी भी समय के साथ सही हो जाएंगी। अब आप दोनों यहाँ से चलिए। अब मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। जीती रहो बेटी। वो अपने दोनों सास ससुर की दिन रात सेवा करती है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक दिन ससुर अपनी हवेली के केस में कोर्ट जाते हैं और वो केस जीत जाते हैं। वो हवेली उनकी खानदानी और बहुत आलीशान थी। सास और ससुर बहुत खुश थे। वो दोनों मिलकर हवेली अपनी छोटी बहू के नाम कर देते हैं। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे लिए आपका प्यार ही सब कुछ है। बेटा, ये भी तो हमारा प्यार ही है तुम्हारे लिए। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दूसरी ओर ये बात अब बड़ी बहू सुमन तक पहुंच जाती है। हाँ, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने बुरे व्यवहार पर पछताने के, क्योंकि गया समय कभी वापस नहीं आता। इसी के साथ स्टोरी हुई यहीं एंड। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।